जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो के अंतर्गत। कई साथियों के मेरे पास ये मैसेज आ रहे थे कि सर राजवंशों से कितना कुछ पढ़ना है हमें, क्योंकि कोचिंग वालों ने इतने पन्ने भरवा दिए सिर्फ राजवंशों से। हमें पता है राजस्थान में बहुत से राजवंश है, लेकिन क्या उनकी उपयोगिता इतनी है भी कि नहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसके ऊपर आज मैं बात करूँगा। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि राजवंश से लगभग 2-3 सवाल आते हैं, तो उसके लिए हमें इतनी बड़ी बड़ी पोथियाँ पढ़ने की क्या आवश्यकता है। ये हमारी स्मार्ट स्टडी का तरीका नहीं हो सकता कि हम अपना बहुत सारा टाइम एक ऐसे टॉपिक पे दें जिससे कि प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है। तो उन्हीं सभी को शंकाओं को समाधान करने के लिए कई साथी मेरे को बोल रहे सर आप ये टॉपिक पढ़ा दो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत कम क्लास में बहुत कम वक्त जाया करके आपका इस टॉपिक को पूरा करवा दूँ। ये मेरा सेशन दोस्तों आरबीएससी के ऊपर बेस्ड रहेगा, क्योंकि सवाल आमतौर पर वहीं से बनते हैं। एग्जामिनर को 2-3 सवाल बनाने हैं, उसके लिए वो बड़े ग्रंथ की बजाय जो आरबीएससी में जो बुक्स चलती है ऑथेंटिक भी होती है, उनके सोर्स फॉलो करने की कोशिश करता वो। पिछली परीक्षा में मैंने देखा और जितना मैंने अनुभव किया उन चीज़ों को, क्योंकि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ तो मैं पिछले पेपर देखता रहता हूँ, तो उससे मैंने अनुमान लगाया है कि ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से बनते हैं। ठीक साथियों, तो मेरे सेशन अपना शुरू करते हैं राजस्थान का प्राचीन इतिहास, जिसमें राजवंशों से हम शुरू करना है, और मैं कोशिश करूँगा बहुत कम समय में इसको पूरा करवा दे। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं इसको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आप इतना भी पढ़ लोगे तो आपका सफिशियंट है। 3-4 सवाल आएंगे आराम से, 2-3 सवाल आपको यहीं से सही हो जाएंगे। इतना कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है साथियों, हम शुरू करते हैं। राजवंश से हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक चीज सामने आती है उनकी उत्पत्ति के सिद्धांत के आधार पे। बहुत से इतिहासकारों का अलग अलग मत रहा है, कभी ये अपने एक मत पर स्थापित नहीं हो पाए। ठीक है, हम एक एक का देख लेते हैं। सवाल इनमें से आपको ये देखने को मिलेगा कि अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया, वत्सगोत्र ब्राह्मण इनको किसने माना, सूर्यवंशी किसने माना, चंद्रवंशी किसने माना और विदेशी किसने माना। बस आपको यही सवाल बनेगा। आपको बहुत सारी कहानी याद करने की आवश्यकता नहीं है, कहानी सुनने के लिए राजवीर सर है, वहां से सुन लेना आप। मैं केवल फैक्ट की बात करूंगा जहां से प्रश्न बन सकता है। सुनाने को कहानी मैं भी सुना दूंगा, लेकिन उतना वक्त हमारे पास है नहीं, हमें केवल जॉब लेनी है, तो फैक्ट याद करने पड़ेंगे, कहानी नहीं। ठीक है साथियों, सबसे पहला अग्निवंशीय होने का सिद्धांत, अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था। इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं। आबू पर्वत पे वो ऋषि मुनियों ने 4 जाति उत्पन्न की, वो सब आपको सबको पता होगी, हमें केवल फैक्ट देखना है। ठीक है, सबसे पहले इसका एक सबूत मिलता है दोस्तों पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत। किसने लिखी थी, चंद्रबरदाय ने लिखी थी। किसका दरबारी था ये, पृथ्वीराज तृतीय का, जिसने सिद्धांत दिया था अग्निकुंड का, पृथ्वीराज रासो में। बस आपसे यही पूछेगा कहां मिलता है, पृथ्वीराज रासो में। किसने लिखा था, चंद्रबरदाय ने। ठीक है, आगे चलते हैं। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसने बताया इनको। दोस्तों इसका सबूत मिलता है एक तो बिजोली अभिलेख में, एक मिलता है चंद्रावती अभिलेख में, एक सबसे इंपॉर्टेंट दशरथ शर्मा ने कहा इनको, दूसरा गोपीनाथ शर्मा ने कहा, तीसरा कायम रासों में कायम खान ने भी इनका उल्लेख वत्स गोत्रीय ब्राह्मण के रूप में किया है। ठीक है साथियों, आगे चलते। इनको सूर्यवंश किसने माना। दोस्तों देखो, एक तो हमीर महाकाव्य में इनका उल्लेख सूर्यवंश से मिलता है। जीएच ओझा, गौरीशंकर ओझा जी, इंपॉर्टेंट है भी, इनका मत रहा है कि ये सूर्यवंशी है। हमीर रासों में भी क्या मिला है, सूर्यवंशी। पृथ्वीराज विजय में क्या उल्लेख मिलता है, सूर्यवंशी होने का। ठीक है साथियों, सूर्यवंशी होने क्या उल्लेख हो गई है। आपसे प्रश्न पूछेगा, इनमें से एक का नाम दे देगा, 3 किसी और का नाम दे देगा, पूछ लेगा किसका मत था कि सूर्यवंशी थे। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। चंद्रवंशी होने का सबूत हास्य अभिलेख और अचलेश्वर मंदिर के अभिलेख में मिलता है। विदेशी होने का, एक तो जेम्स टोल ने इसका मत प्रदान किया, दूसरा विलियम कुक ने जिसने अपनी किताब लिखी थी इनकी जीवनी के ऊपर, उसमें इसका उल्लेख किया, तीसरा स्मिथ ने भी इनको क्या बताया, विदेशी बताया। ठीक है दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, लोते उसका। तो आपको केवल नाम याद रखना है किसने क्या बताया, बस स्टोरी आप सुनते रहना, बाद में सुनते रहना, अभी तुम्हें जॉब क्लियर करनी है। ठीक है, तो इनमें से कोई प्रश्न बनता है तो इनमें से एक नाम दे देगा आपको, जैसे कि वत्सगोत्र ब्राह्मण, तो आपको इनमें से एक नाम दे देगा, 3 नाम इनमें से दे देगा, तो आपको बताना कौन सा सही है वो। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। राजवंशों में आगे की कड़ी में हम बढ़ते दोस्तों, बारी बारी से एक एक राजवंश को। मैं इनकी ज्यादा डीप में आपको कहानी नहीं बताऊंगा, वो अपने टीचर्स ने बता दी भी होगी आपको, या फिर आप कहीं पे देख लेना। हम केवल फैक्ट पे बात करेंगे जहां से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि हमें जॉब चाहिए, बड़ा टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा किताब पढ़ना इसके लिए कारगर नहीं होगा। मैं बहुत कम कंटेंट में आपको इसका जो वैल्यूएबल कंटेंट है वो आपको दे रहा हूँ। ठीक है, हम शुरू करते हैं गुहिल वंश से। ठीक है दोस्तों, गुहिल के नाम पर ही इसका वंश क्या पड़ा, गुहिल वंश पड़ा। और इसका संबंध के बारे में अलग अलग इतिहासकर्ता अलग अलग मत रखते हैं। अबुल फजल कहते हैं कि ईरान के नौशेखा संबंध इसका, कहा के ईरान के नौशेखा से। वही टोड कहते हैं कि वल्लभी के शासकों से इनका संबंध। ठीक है, अलग अलग मत है। सवाल जो भी आए आपको याद रखना है कि ईरान के नौशेखा संबंध किसने बताया, अबुल फजल ने, और वल्लभी के शासकों से कर्नल टोड ने। ठीक है, जीएच ओझा कहते हैं कि 566 ईस्वी में गुहिल ने इस वंश की स्थापना की थी। किसने, गुहिल ने। कब की थी, 566, किसके अनुसार, जीएच ओझा के अनुसार। ठीक है, इसका प्रतापी शासक रहा दोस्तों एक बप्पा रावल। इसके बारे में कहा जाता है कि
जीएच ओझा कहते हैं कि इसका वास्तविक नाम क्या था, कालभोज। क्या था, कालभोज, लेकिन इसकी उपाधि क्या थी, बाप्पा। ठीक है। 734 ईस्वी में मान मौर्य को इसने हराया और चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। हालांकि मान मौर्य के सामंत हुआ करते थे, मान मौर्य कमजोर पड़ा, विदेशी आक्रमण होने लगे, तो इसने बैकअप कर लिया। ठीक है। इसने राजधानी किसको बनाया, नागदा को, और कैलाशपुरी में एक लिंग जी का मंदिर बनवाया, जो इनके कुल देवता भी है, एक लिंग जी। ठीक है। सीवी वैद कहते हैं कि ये फ्रांसीसी के तो चार्ल्स मार्टेल था उससे इनकी तुलना की, क्योंकि इसने भी यूरोप में सबसे पहले मुसलमानों को हराया और हिंदुस्तान में बापा रावल ने हराया, इसलिए इसकी तुलना किससे की, चार्ल्स मार्टेल से। ठीक है। आगे देखते हैं जेतर सिंह के बारे में। इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक दोस्तों यही रहा। ठीक है। इसने राजधानी बनाई दोस्तों चित्तौड़ को, परमाणु को हराया वहां पर और चित्तौड़ को क्या बनाई, राजधानी बनाई। इसके काल में युद्ध हुआ एक भूताला युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध दोस्तों, ये 1227 में हुआ। किसके मध्य, इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य में। इल्तुतमिश को इसमें हार का सामना करना पड़ा। इसका उल्लेख किससे मिलता है हमें, हमीर मदमर्दन में। और किसने लिखी थी वो, जयसिंह सूरी ने। इसमें हमीर शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया दोस्तों, इल्तुतमिश। इसको याद रखना बहुत अच्छे से। हमें लगता है ये हिंदू नाम है तो ये हम जेतर सिंह के लिए किया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। आपको सवाल कैसे देगा, हमीर मदमर्दन में हमीर का उपयोग किसके लिए किया गया, इल्तुतमिश, जेतर सिंह, हमीर, कौन सा, रणथंबोर वाला। तो सबके नाम दिए कंफ्यूज करने के लिए, आपको याद रखना किसके लिए कहा गया, इल्तुतमिश के लिए। ठीक है। जीएच ओझा कहते हैं उस वक्त जब दिल्ली में गुलाम वंश का शासन था तो उन सुल्तानों की समकक्ष में मेवाड़ में सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, जेतर सिंह हुआ। कौन कहते हैं, जीएच ओझा, याद रखना इसको। ठीक है। अगला शासक आता है रतन सिंह। इसके काल में 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का इस पे आक्रमण हुआ। इसके पीछे कई किंवदंतियां है, कोई कहता है पद्मिनी के चक्कर में हुआ, कोई कहता है सामरिक महत्व के चक्कर में हुआ। उस पर हम नहीं जाएंगे, कहानी सबको पता है, सबने पढ़ रखी है चीजें, हमें फैक्ट याद रखना है, क्या सवाल बन सकता है। ठीक है। इसके काल में पहला शाखा हुआ था 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है। इसका उल्लेख किससे मिलता है हमें, ये तो खजाइन उल फुतू किसकी रचना है, अमीर खुसरो की। किसका दरबारी था वो, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। उसमें बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार करके अपने पुत्र खिज्र खान को यहाँ पर शासक बनाया और उसके नाम पर ही चित्तौड़ का नाम बदला, क्या रखा, खिजराबाद। ठीक है। खिजराबाद किसने रखा, अलाउद्दीन खिलजी ने। खिज्र खान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा। उल्लेख किससे मिलता है, खजाइन उल फुतू में। दूसरा पद्मावत, पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी में। पद्मावत में ही उल्लेख मिलता है पद्मिनी के बारे में, जो उनकी प्रेम कथा रही उसके बारे में मिलता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण पर 1600 रानियों ने जो जौहर किया, कई 16,000 बताते हैं, कई 1600 बताते हैं, तो उन सब का उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों, पद्मावत में मिलता है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज कि रावल शाखा का सबसे अंतिम शासक रहा दोस्तों रतन सिंह, रावल शाखा का। उसके बाद राणा सिसोदिया शाखा आ गई। ठीक है, गोहिल वंश की। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों यहाँ तक है, इसको याद रखना आपको। फैक्ट है, इनमें से आपको एक सवाल देखने को मिल जाएगा, मिलेगा वहीं से मिल जाएगा, बड़ी बड़ी किताब पढ़ने से कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला शासक आ जाएगा राणा हमीर। दोस्तों ये सिसोदिया ठिकाने के जागीरदार हुआ करते थे। इनके पूर्वजों ने, जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था 1303 में, लक्ष्मण सिंह जी वगैरह जो इनके पूर्वज थे, उन्होंने अपनी शहादतें दी थी। इसने चित्तौड़ पर पुनः गोहिल वंश की स्थापना की थी और इसके बाद इस शाखा का नाम सिसोदिया पड़ा दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। 1326 में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया इसने। इसके उपनाम, इसको मेवाड़ का उद्धारक भी बोला जाता है। इसे विषम घाटी पंचानन भी बोला गया है, किसमें, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंतर्गत। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में क्या बोला गया दोस्तों, विषम घाटी पंचानन कहा गया है। सिंगोली का युद्ध हुआ इसके काल में। सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को इसने हराया दोस्तों। ठीक है, और राणा शाखा का प्रयोग शुभारंभ हुआ था और राणा हमीर के काल में ही हुआ था। ठीक है साथियों, आगे देते राणा लाखा। राणा लाखा दोस्तों, इसकी जो मारवाड़ के रणमल थे, उनकी बहन थी हंसबाई, जिसका विवाह हुआ था राणा लाखा से। राणा लाखा का एक और पुत्र था चुंडा, और चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपनी राजकाज छोड़ दिया था अपने पिता के लिए। ठीक है दोस्तों, चुंडा को राजस्थान का भीष्म भी कहा जाता है। सवाल आया हुआ है कई बार, राजस्थान का भीष्म किसे कहा गया, किसे, चुंडा को कहा गया। इनके काल में जावर में चांदी व शीशे की खान मिली। जावर स्थान है, वहां पर चांदी शीशे की खाल मिली। इनके काल में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। सवाल पूछ सकता है पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ, किसके में हुआ, राणा लाखा के काल में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों मोक्कल। मोक्कल जो दोस्तों राणा लाखा का पुत्र था, इसका संरक्षण रहा दोस्तों चुंडा। फिर किसी पारिवारिक समस्याओं के कारण जब इन पर शक किया जाने लगा हंसाबाई के द्वारा, छोड़ के चले गए बाद में। और झीलवाड़ा में चाचा मेरा व महपा पवार ने किसकी हत्या कर दी थी, मोक्कल की हत्या कर दी दोस्तों। चाचा मेरा और महपा पवार, इनके पुत्र हुआ दोस्तों कुंभा। आगे देखते हैं, कुंभा की दोस्तों दो चीजें देखते हैं, एक तो सामरिक महत्व है, एक सांस्कृतिक महत्व है। किसी भी राजा की महानता के दो
आयाम होते हैं, सामरिक और सांस्कृतिक। युद्ध के स्तर पर, सेनापति के स्तर पर उसने क्या कार्य किए और अपने राज्य में सांस्कृतिक तौर पर उसने क्या नवाचार किए, देखते हैं दोस्तों। इन्हीं कारण दोस्तों सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में। किस किस में? मालवा के महमूद खिलजी और कुंभा के बीच में। इसने मालवा के महमूद खिलजी को हराया और उस हार के, उस विजय के उपलक्ष्य में इसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, सवाल पूछ सकता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध के उपलक्ष्य में किया गया? सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में। ठीक है, आगे चलते हैं। 1453 में इसने मंडोर को छीना, मंडोर पर जो कि मारवाड़ के अधीन आता था, मंडोर पर अधिकार किया। और जब वहां पे संधि हुई तो संधि में इसने मंडोर वापस दे दिया और संधि के तहत अपने पुत्र रणमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से करवाया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। चांपानेर की संधि, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने चांपानेर की संधि की, जिससे कि वो एक साथ मिलकर के राणा कुंभा को हरा सके और उसके राज्य पर अधिकार कर सके, लेकिन वो असफल रहे। उन्होंने आक्रमण किया बदनौर में 1457-58 के समय में, लेकिन ये युद्ध क्या रहा दोस्तों? असफल रहा। किसके कारण? कुंभा की कूटनीति के कारण। इसने उनके बीच से मध्य में अफवाह फैला दी और उनके मतभेद करवा दिए। आगे देखते हैं इनके सांस्कृतिक महत्व दोस्तों। कविराज श्यामल दास दोस्तों, उन्होंने बताया उनके मतानुसार 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता अकेला कुंभा है दोस्तों, मेवाड़ के अंतर्गत। इसमें अचलगढ़, सिरोही, कुंभलगढ़ जैसे बड़े बड़े दुर्ग शामिल है, छोटे तो और भी कई दुर्ग है। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग, इसका शिल्पी कौन था दोस्तों? मंडन। निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। ठीक है, चित्तौड़ में इसने कुंभशाह मंदिर बनवाया, श्रृंगार चमरी बनवाई, एकलिंग जी के विष्णु मंदिर बनवाया, रणकपुर के मंदिर बनवाया। दोस्तों एक विद्वान था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था और महान विद्वान था। इन्होंने अपने ग्रंथ भी लिखे, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध। इनके ग्रंथों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संगीत प्रिय थे, इसलिए इनको अभिनव भट्टाचार्य भी बोला जाता है। ठीक है, चंडी शतक पर इन्होंने व्याख्या की, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर इन्होंने टीकाएं लिखी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी इनके काल में ही बनाई गई। किसने बनाई? अत्रि व महेश नामक पंडित ने दोस्तों। ठीक है, इनकी कई उपाधियां प्रचलित है। अक्सर सवालों प्रश्नों में, अक्सर परीक्षा में सवाल इनसे आते रहते हैं। महाराजा अधिराज, राव राय, दान गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचारी, इसके लिए संगीत प्रेमी होने के कारण। ठीक है दोस्तों, हिंदू सुल्तान आदि उपाधियां इनको दी गई है दोस्तों। इनके पुत्र हुआ उदा, जिसने इनकी हत्या कर दी, जिसे मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा के बारे में दोस्तों, इसका सर्वाधिक महत्व युद्धों के अंतर्गत ही रहा है। सांस्कृतिक कार्य इनके इतने ज्यादा रहे नहीं तो आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे। इनसे अगर कोई सवाल बनता है तो आपको युद्धों के अंदर से ही बनेगा। देखना, मालवा के युद्ध में इसने महमूद खिलजी को हराया। किस युद्ध में? मालवा के युद्ध में। ठीक है, उसके बाद खातौली का युद्ध हुआ दोस्तों 1517 में, दिल्ली के इब्राहिम लोदी को उसने हराया। इब्राहिम लोदी को वापस इसने बाड़ी के युद्ध में भी हराया। ठीक है दोस्तों, ये इसके महत्वपूर्ण युद्ध। इसके बाद दो इसके महत्वपूर्ण युद्ध और आते दोस्तों, किसके साथ? बाबर के साथ। पहला युद्ध हुआ इसको दोस्तों बाबर के साथ फरवरी के अंतर्गत 1527 में। कहां पर हुआ था? बयाना में, जिसमें इसने बाबर को हरा दिया और सांगा जीत गया। एक महीने बाद पुनः खानवा के युद्ध में मार्च के अंतर्गत 1527 में बाबर और सांगा पुनः वापस युद्ध होता है दोस्तों। इसमें बाबर विजयी हो जाता है, इसकी तुलगुमा और तोपखाने पद्धति के माध्यम से, क्योंकि राजपूतों के पास इतने तोपखाने वगैरह नहीं थे। बाबर के पास ये जो नई यंत्र नए आए थे, तोपखाने, जिसकी सहायता से ये युद्ध जीत गया था। ठीक है साथियों, राणा सांगा की मृत्यु कहां पर हुई? बसवा के अंतर्गत। ठीक है, इसके पीछे कई कहानियां हैं। युद्ध वो करना चाहते थे, बहुत सारे घाव इनके तन पर लगे थे, लेकिन फिर भी इनके जो सामंत थे इनको युद्ध से निकाल के ले गए। कहा जाता है इनको जहर दे दिए गए, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। कहां पर हुई? बसवा में। उनकी समाधि कहां पर दोस्तों? मांडलगढ़ में, भीलवाड़ा में। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। अगला शासक उदय सिंह, सांगा के ही पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, मालदेव के सहयोग से 1527 में क्या बन गए? ये राज्याभिषेक हुआ इनका, क्योंकि बनवीर जो कि दासी पुत्र था, इनके सभी भाइयों को मार देता है और इसके बाद पन्नाधाई अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा करती है और मालदेव की सहायता से 1537 में इनका राज्याभिषेक हो जाता है। 1559 में दोस्तों इसने उदयपुर बसाया। ठीक है साथियों, और उदयपुर को क्या बनाया? अपनी राजधानी भी बनाया। उदय सागर झील का निर्माण करवाया और मोती मगरी महलों का भी निर्माण करवाया। आपको याद रखना, मोती मगरी के महल और उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया? उदय सिंह ने। 1567 में दोस्तों अकबर का आक्रमण होता है। तो सामंतों के कहने पर ये जंगलों में चले जाते हैं, अपने किले की जिम्मेदारी जयमल फत्ता को सौंपकर ये जंगलों में चले जाते हैं। बड़ी वीरता से जयमल फत्ता अपने युद्ध करते हैं और इनके युद्ध कला को देखकर
अकबर भी खुश हो जाता है और अपने आगरा के किले में इनकी मूर्तियां बनवाता है दोस्तों दरवाजे के ऊपर। ठीक है, जहमद और फतेह किसके सेनापति थे? उदय सिंह के सेनापति थे। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों महाराणा प्रताप के बारे में। इनका जन्म 9 मई 1540 को दोस्तों कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ में हुआ था। ठीक है, उदय सिंह के बाद भी अकबर ने कई शिष्टमंडल भेजे कि महाराणा प्रताप से संधि हो सके। ठीक है, 4 शिष्टमंडल 1572 से 1576 तक 4 शिष्टमंडल भेजे दोस्तों। तो क्रमशः है, आपको याद रखना इनको। सबसे पहले जलाल खान, उसके बाद मानसिंह, उसके बाद भगवान दास और उसके बाद तोडरमल। 4 शिष्टमंडल आए, लेकिन प्रताप ने उनकी किसी बात को स्वीकार नहीं किया और अपना संघर्ष जारी रखा दोस्तों। ठीक है साथियों, इनका युद्ध होता दोस्तों हल्दी घाटी। जब ये शिष्टमंडल की बात नहीं मानते तो अकबर अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है 1576 में। कहां पर? खमनोर की पहाड़ियों के बीच, जिसको आप वर्तमान में हल्दी घाटी भी बोलते हैं, खमनोर की पहाड़ियां बोलते हैं, गोगुंदा की पहाड़ियां भी बोलते हैं। 18 जून 1576 को हुआ था दोस्तों। अकबर की तरफ से सेनापति था दोस्तों मानसिंह। ठीक है, और प्रताप की तरफ से जो हाकिम खान सूर थे, हाकिम खान था, वो हरावल दस्ते का प्रमुख था। साथ में पुंजा भील भी इनके साथ था। और जब युद्ध के दौरान युद्ध निर्णायक स्थिति में चल रहा था, तो जब झाला बीदा ने महाराणा प्रताप का मुकुट अपने सिर पर धारण किया और प्रताप को युद्ध से बाहर कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, झाला बीदा ने हल्दी घाटी युद्ध को दोस्तों अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। जैसे कि हल्दी घाटी किसने नाम दिया? जेम्स टोड ने। खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। और गोगुंदा का युद्ध किसने किया दोस्तों? बदायूं ने। साथ में जेम्स टोड ने इस हल्दी घाटी युद्ध की तुलना मेवाड़ की थर्मोपोली कहकर भी कहा। क्या? मेवाड़ की थर्मोपोली। किसको? हल्दी घाटी को। उसके बाद दोस्तों दिवेर का युद्ध 1582 में। इसके दौरान कई अभियान अकबर के द्वारा भेजे गए, लेकिन सभी असफल रहे। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें अमर सिंह ने अकबर की मुगल सेना के सेनापति सुल्तान खान को एक भाले के प्रहार से मार दिया दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है। जेम्स टोड ने इस युद्ध को दिवेर का, मेवाड़ का मैराथन भी कहा है। किस युद्ध को? दिवेर के युद्ध को। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई और 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हो जाती है और बारडोली में इनकी छतरी बनाई जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये महाराणा प्रताप के कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो इनमें से आपको सवाल बन सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं दोस्तों अमर सिंह के बारे में। अमर सिंह दोस्तों जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे। एक बार जब महाराणा प्रताप जब जीवित थे तो शेरपुर की घटना थी। जब अब्दुल रहीम खान अपनी जनाना महिलाओं के साथ आए हुए थे, तो उन्होंने शेरपुर पर हमला किया। मुगल कैंप हुआ करते थे और उनको पकड़ के लिए आए, लेकिन महाराणा प्रताप ने उन महिलाओं को वापस आजाद करवा दिया दोस्तों। तो अमर सिंह के काल में जहांगीर का आक्रमण हुआ। जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम जो कि शाहजहां था, उसको अभियान पर भेजा। उसने खूब लूटमार की दोस्तों। उस पर लूटमार से परेशान होकर वहां के सभी सरदारों ने अमर सिंह से आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने। तो अपने पुत्र से, उनके पुत्र हुआ करते थे कर्ण सिंह, उनसे अनुरोध किया कि अपने पिता को मनाए। जैसे तैसे उन्होंने अपने पिता को मना लिया दोस्तों, और 1615 में मुगलों से संधि करवा ली गई। संधि के तहत दोस्तों शर्त थी कि चित्तौड़ का पुनर्निर्माण या फिर मरम्मत कार्य नहीं करवाया जा सकता। इस संधि से त्रास होकर, परेशान होकर अमर सिंह ने अपने राजकार्य से ही संन्यास ले लिया दोस्तों। ठीक है, राजकार्य संन्यास ले लिया। दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकते, मुगलों से संधि। इनके काल में एक ही बड़ा काम हुआ दोस्तों कि इन्होंने मुगलों से संधि कर ली थी 1615 में। सवाल बन सकता है किस मेवाड़ के शासक ने सर्वप्रथम मुगलों से संधि की? तो कौन था वो? अमर सिंह था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आता दोस्तों एक बड़ा शासक राज सिंह। इसका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा दोस्तों। इसने आते ही चित्तौड़ के मरम्मत का कार्य शुरुआत करवा दी। हालांकि संधि के अगेंस्ट था, तो मुगल सम्राट ने शाहदुल्ला खान के नेतृत्व में 30,000 की सेना भेजी दोस्तों। लेकिन राज सिंह को पता था कि हम युद्ध जीत नहीं सकते, तो उन्होंने अपनी सेनाओं को पीछे कर लिया और वहां पे बस छोटा मोटा कुछ नुकसान करके वो चले गए। कुछ बुर्ज के कंगारे कुछ गिरा करके चले गए वो। ठीक साथियों, जब मुगल उत्तराधिकार युद्ध हुआ तो राज सिंह तटस्थता की भूमिका में रहे, किसी का साथ इन्होंने नहीं दिया। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बन गया तो औरंगजेब ने उनको 6000 का जात व सवार का मनसबदार बनाया दोस्तों। ठीक है साथियों, उसके बाद दोस्तों औरंगजेब के साथ इनके संबंध अच्छे रहे, लेकिन एक विवाद आता है बीच में, चारुमती विवाद। चारुमती दोस्तों किशनगढ़ की राजकुमारी थी, जिसका विवाह औरंगजेब खुद से करना चाहता था, लेकिन चारुमती उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने संदेश भिजवाया राज सिंह को और राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया, जिसके कारण औरंगजेब के अप्रशंसा का कारण भी बना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों औरंगजेब ने जजिया कर लगाया 1679 में। उसका भी विरोध राज सिंह ने भरपूर तौर से किया, जिससे कि औरंगजेब का विरोध का सामना करना पड़ा उसे। दूसरी बात दोस्तों, जब अकाल पड़ा तो अकाल राहत कार्य के लिए इसने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। गोमती सागर के पानी को रोक करके राजसमंद झील का निर्माण करवाया
उसी झील के ऊपर नोचो की पाल स्थित है उत्तरी दिशा में, जिस पर राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया। और राज प्रशस्ति दोस्तों लिखी किसने? रणछोड़ भट्ट ने। और ये प्रशस्ति दोस्तों 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर है, जो संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है दोस्तों। ठीक है साथियों, ये कुछ इंपोर्टेंट बातें मेवाड़ राजवंश के बारे में, गुहिल राजवंश के बारे में। इनमें से आरबीएससी की तर्ज पर मैंने दोस्तों बताया, बहुत ज्यादा मुझे पता है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं बताया, बहुत डीपली नहीं बताया, सरसरी तौर पे ऊपर ऊपर से बताया जो इंपोर्टेंट हो सकता है, जहां से सवाल आमतौर पर बनते आए हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं। आपको बड़ी किताबें, बड़ी पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक दो सवाल पूरे बनेंगे इसमें से, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, अगला राजवंश देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला राजवंश राठौड़ राजवंश, जो मुख्य रूप से मारवाड़ी क्षेत्र में फैला हुआ था। बाद में इसकी एक शाखा बीकानेर में भी हुई। ठीक है साथियों, इसके भी उत्पत्ति के कई मतांतर हमारे सामने आते हैं, कई विद्वानों का अलग अलग मत रहा है। जैसे कि जोधपुर की ख्यात में इनको बृहदबल की संता ने बताया, दयाल दास ने इनको सूर्यवंशी ब्राह्मण भल्लराव के वंश से बताया, नैन सिंह ने इनका संबंध कन्नौज से बताया, कर्नल तोड़ ने इनका संबंध सूर्यवंशी होने से बताया, और एक संबंध इनका दोस्तों दक्षिण के जो राष्ट्रकूट हुआ करते थे उनसे भी इनका एक संबंध बताया गया। ठीक है सर, तो आगे देखते हैं। इनका प्रारंभिक राजा दोस्तों राजा सिंहा हुआ। इसको राठौड़ों का जो मूल पुरुष भी बताया गया दोस्तों, सबसे पहले शासक यही हुआ। कन्नौज के जयचंद गहरवाल से दोस्तों इनका क्या बताया गया है? संबंध बताया है। किससे? जयचंद गहरवाल से। इसके बाद एक राजा थे दोस्तों राव चुंडा। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया दोस्तों मंदौर को, और इनकी पत्नी हुआ करती थी एक चांद कंवर, जिसने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है साथियों, यही कुछ मुख्य बातें आरबीएससी अकॉर्डिंग। अगला शासक आता है दोस्तों राणा रणमल। दोस्तों इनकी बहन थी अंसाबाई, इसका विवाह इन्होंने करवाया था राणा लाखा से। किस शर्त पे? कि इनका होने वाला पुत्र अगला शासक ही बनेगा, जिससे कि राणा मोकल को राजा बनाया गया था। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था भी। और चुंडा उसका संरक्षक बना था, और चुंडा बाद में उससे थोड़ी चला भी जाता है, और मोकल की हत्या कर देते हैं चाचा मेहपा पंवार, चाचा मेरा ने। ठीक है, अगला राव जोधा। 1453 में दोस्तों मंदौर पर पुनः विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, 1459 में इसने दोस्तों जोधपुर का शहर बसाया था, और जोधपुर को ही राजधानी बनाई थी। और जोधपुर में चिड़ियाटूप पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग भी स्थापित करवाया दोस्तों इसने। ठीक है साथियों, इसने बहलोल लोधी को हराया दोस्तों। और जीएच ओझा, गौरीशंकर ओझा ने जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक कहा किसे? राव जोधा को साथियों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों अगला शासक राव मालदेव के बारे में। राव मालदेव दोस्तों मारवाड़ के इतिहास का सबसे पराक्रमी शासकों में गिना जाता है। राव मालदेव दोस्तों, इनके पिता का नाम राव गांगा था, और खानवा के युद्ध में इन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था। ठीक है दोस्तों, और 1532 में बहादुर शाह के मेवाड़ पर जब आक्रमण हुआ तो उन्होंने विक्रमादित्य का साथ दिया। पाहेबा साहेबा के युद्ध में जो 1541 को हुआ था, इसने राव जेतसी, जो कहाँ का था? जैसलमेर का था। जैसलमेर के राव जेतसी को इसने हराया दोस्तों। और राव जेतसी जब हारा तो उन्होंने शेर से सूर्य की जाके शरण ली थी। और जब युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का, जेतारण का, गिरी सुमेल युद्ध दोस्तों 1544 को हुआ राव मालदेव और शेर से सूर्य के बीच में। मालदेव के सेनापति थे जेता और कुंपा, बहुत ही पराक्रमी सेनापति दोस्तों, लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुए। शेरशाह इनकी वीरगति को देखते हुए कहते हैं कि एक मुट्ठी पर बाजे खातिर पूरा हिंदुस्तान खो देता मैं। हालांकि मालदेव युद्ध से भाग गया था कुछ अविश्वास के कारण। इनकी पत्नी दोस्तों उम्मादे, जो कि राव लूणकरण, जो कि जैसलमेर के शासक थे, उनकी पुत्री हुआ करती थी। और ये इनको इतिहास में रूठ रानी के नाम से भी जाना जाता है, आप सबको पता भी होगा। और ये रूठ कर कहाँ चली गई थी? अजमेर के तारागढ़ में रहती थी। ठीक है साथियों, इनका उपनाम है हसमत वाला राजा। किसने कहा? फारसी इतिहासकार ने इसको उपाधि दी है हसमत वाले राजा की। इसको हिंदू बादशाह भी कहा जाता है, हिंदू बादशाह। इनको हिंदू बादशाह भी कहा गया दोस्तों। 52 युद्ध और 58 परगने इन्होंने अपने जीवन काल में जीते दोस्तों। इनकी रानी थी स्वरूप दे, जिसने क्या बनवाया था? स्वरूप तालाब। कहाँ पर? जयपुर में, जिसे बहुजीरो तालाब भी कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं राव चंद्र सेन के ऊपर। राव चंद्र सेन दोस्तों बहुत ही संघर्ष में शासक रहा। जिस प्रकार मेवाड़ में प्रताप ने संघर्ष किया, उसी प्रकार मारवाड़ में राव चंद्र सेन का परिश्रम और संघर्ष में देखने को मिलता है मुगलों के विरुद्ध में। पूरे जीवन काल में भले अकेले भटकते रहे, संघर्षों से जूझते रहे, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की इन्होंने। राव चंद्र सेन दोस्तों मालदेव के बेटे थे। मालदेव 3 बेटे थे, राम, उदय सिंह और चंद्र सिंह। चंद्र सिंह सबसे छोटे बेटे थे। उदय को और राम को राजा नहीं बनाया, तो चले गए ये अकबर की शरण में। अकबर अपनी सेना भेजता है दोस्तों 1564 में। किसके नेतृत्व में? हुसैन कुली खान के नेतृत्व में भेजता है। और ये सेना जोधपुर पर अपना कब्जा कर लेती है 1564 के अंतर्गत। ठीक है साथियों, चंद्रसेन यहाँ से भागकर कहाँ चला जाता है? भाद्रजून चला जाता है। भाद्रजून से दोस्तों जब मुगल सेना भाद्रजून में ही पहुंच जाती है, तो सिवाना चला जाता है। सिवाना से पीपलो, जैसे काउंटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से कई जगह भटकता रहता है दोस्तों, लेकिन वो
संघर्ष अपने पूरे जीवन पर्यंत करता रहता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नागौर दरबार लगा 1570 में, उसमें ये शामिल हुआ इस उम्मीद से कि शायद अकबर उसकी सहायता करेगा, लेकिन अकबर का रुख दोनों भाइयों की तरफ था, तो वहां से ये चला आया। आजीवन मुगलों से संघर्ष किया दोस्तों इसने। और विश्वेश्वर नाथ रेव ने, याद रखना इस नाम को, विश्वेश्वर नाथ रेव ने इनकी तुलना किससे की दोस्तों? महाराणा प्रताप से की इनकी तुलना की है। इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है दोस्तों। इनके साथी थे रावल सुखराज, सुजा और देवीदास। ठीक है साथियों। इस दौरान ही दोस्तों जो राय सिंह था बीकानेर का, यहाँ का प्रशासक बनाया गया था जोधपुर का, इस दौरान जब ये यहाँ पर जोधपुर में गद्दी खाली थी, उस दौरान इनको प्रशासक बनाया गया था राय सिंह को। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं 1581 से, जब 1581 में मृत्यु हो गई, तो 1581 से 1583 तक मारवाड़ को खालसा रखा गया दोस्तों। खालसा मतलब केंद्र शासित प्रदेश। आज का जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसे उस दौर में खालसा कहा जाता था। और उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो 1583 में अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को बुलाया और उनको राजा बनाया। इस खुशी में मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह जहांगीर से किया, जिससे कि पुत्र हुआ था खुर्रम। ठीक है दोस्तों। और अकबर ने इसको 1000 का मनसबदार भी नियुक्त किया दोस्तों। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। अगला शासक है जसवंत सिंह के बारे में। जसवंत सिंह मेवाड़ के एक अच्छे शासक रहे, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है इनका। इसके बारे में कई फैक्ट में जानकारी देखने को मिलती है दोस्तों। इनका जन्म दोस्तों तो बुरहानपुर में हुआ 1626 में। जब इनके पिता के स्वर्गवास हुआ उस वक्त ये बूंदी में थे, तो उनको शाहजहां ने बुलाया दिल्ली और इनको टीका, खिलहत, जड़ाऊ और जमदर देकर राजा की उपाधि प्रदान की। जब पहले के दौर में जब दोस्तों राजा बनाया जाता था, उसके एक भेंट के रूप में, भेंट स्वरूप दिया जाता था टीका, खिलहत, जड़ाऊ, जमदर आदि। इनको 4000 का मनसबदार बनाया दोस्तों। 4000 का मनसबदार और सवार बनाया गया। ठीक है। और जब ये अल्पायु में थे, चूंकि इस वक्त ये अल्पायु में थे, तो इनकी एक मंत्री के तौर पर नियुक्ति की गई किसकी? राज सिंह कुंपावत की, जिन्हें 1000 का जात और 400 का सवार बनाकर इनका मंत्री नियुक्त किया गया। जसवंत सिंह के मंत्री किसको नियुक्त किया गया? तो राज सिंह कुंपावत को किया गया था दोस्तों। 1645 में इनको आगरा प्रबंधन के लिए भेजा गया। 1648 में कंधार भेजा गया। और मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में, प्रारंभिक तौर पर ये धर्मत के युद्ध में इन्होंने दारा का साथ दिया, लेकिन दारा हार गया, तो ये वापस जोधपुर लौट आया। लेकिन इनकी एक रानी हुआ करती थी, उदयपुरी रानी जसवंत दी। इन्होंने किले के दरवाजे बंद कर दिए, इनको किले के अंदर नहीं घुसने दिया। ठीक है साथियों। इसके पीछे क्या कहानी है आपने पढ़ रखी, खूब पढ़ रही होगी, तो हम फैक्ट पे ध्यान देते हैं अभी। तो ठीक है साथियों, दोबारा जब खदवा का युद्ध हुआ तो ये औरंगजेब की तरफ से लड़ने गया, और वहां पर कुछ अविश्वास देखते हुए इसने औरंगजेब की खेमे को लूट के वापस भाग गया वहां से। ठीक है साथियों। फिर इसका सुलह करवाई दोस्तों जयसिंह कच्छावा, जो कि जयपुर के शासक थे जयसिंह कच्छावा, उन्होंने इसकी सुलह करवाई। और पुनः 1659 में इनको गुजरात का सूबेदार बना के भेजा गया दोस्तों। और 1562 में नहीं, शिवाजी के खिलाफ जो मराठा थे, शिवाजी के खिलाफ शाइस्ता खान जो संघर्ष कर रहा था दक्षिण में, उनकी मदद के लिए इनको भेजा गया, लेकिन ये इस प्रयास बहुत असफल रहे। ठीक है दोस्तों। इनसे परेशान होकर औरंगजेब ने वापस इनको 1672 में काबुल भेज दिया, और वहीं पर 1678 में इनकी जमरूद में निधन हो गया दोस्तों। ठीक है साथियों। इनके दरबारी विद्वान देख सकते हैं, सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास, मोहनोत नैन्सी। मोहनोत नैन्सी दोस्तों प्रसिद्ध नाम है, इनकी रचनाएं भी है नैन्सी रिख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत। ठीक है दोस्तों। आरबीएससी की बुक्स में जहाँ से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना होती है, उनमें ये कंटेंट दे रखा है, उसको मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। मुझे पता है आपको लग रहा हो कि बहुत कम कंटेंट है, लेकिन जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा कंटेंट में से पूछ रहे, कई बार कम में से भी पूछ लेता है। जितना इंपॉर्टेंट है इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा। बड़ी बड़ी पोथी पढ़ने की बजाय इतना पढ़ लो, 3-4 सवाल पूरे आने इसमें से, इनमें से सही हो जाएंगे वो। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं हम अगला राजवंश हमारा बीकानेर के राठौर के बारे में। हमने मारवाड़ के राठौर पढ़ लिए, मारवाड़ से अलग होके एक शाखा बनी नहीं बीकानेर, क्योंकि राव बीका जोधा के पुत्र से छूटे, किसी कारण से दरबार से निकल जाते हैं वो। उसके पीछे कई कहानियां, उसके ऊपर हमने जाइए, फैक्ट से मतलब हमें तो। राव बीका जोधा के पुत्र हुआ करते थे। 1500 दोस्तों 65 में निकल जाते हैं यहाँ से मारवाड़ से बीकानेर की तरफ। ठीक है। और 1588 में दोस्तों ये काफी संघर्षों के बाद इन्होंने बीकानेर की स्थापना की, और देशनोक में करणी माता का मूल मंदिर बनाया दोस्तों। ठीक है। कई बार हम देखते हैं करणी माता के मंदिर के लिए गंगा सिंह जी का भी नाम आता है, लेकिन उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया होगा। लेकिन मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव बीका ने। मुगल के राव शेखा की पुत्र से दोस्तों उन्होंने क्या किया था? विवाह किया था। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं राव लूणकरण के बारे में। राव लूणकरण ने दोस्तों नागौर के मोहम्मद शाह को हराया। डोसी के युद्ध हुआ था 1526 में। 1526 में डोसी के युद्ध में नारनौल के जो अभी मीरा थे नवाब, अभी मीरा को दोस्तों हराया। साथ ही लूणकरण से झील का निर्माण करवाया। साथ ही इन्हें कलयुग का कारण भी कहा जाता है। किसने कहा?
बिट्टू सूजा ने कहा। अपने कौन से ग्रंथ में? राव जेतसिरो छंद में बिट्टू सूजाने ने कलयुग का कारण कहा। साथ में करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम में इसकी तुलना की गई दोस्तों, इनसे कर्ण से तुलना की गई इनकी। ठीक है, तो इनकी दानशीलता के कारण, ये इतने दानवीर थे, इसी कारण इनको कर्ण की तुलना की गई है साथियों। आगे देखते हैं राव जेतसी के बारे में। 1534 में काबुल के कामरान को हराया इसने। और दोस्तों ये कामरान हुमायूं का भाई था, कामरान उसको हराया। इसके सेनापति दोस्तों नागराज। जब मालदेव का आक्रमण हुआ था तो नागराज ही गया था शेरशाह के पास सहायता मांगने के लिए, लेकिन सहायता पहुंचने से पहले ही मालदेव ने आक्रमण कर दिया था। 1541 में पाहिबा साहिबा के युद्ध में हुआ दोस्तों जेतसी व मालदेव के बीच। मालदेव जीत गया, जेतसी की मृत्यु हो गई। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। राव कल्याणमल, खानवा के युद्ध में दोस्तों इसने साइमा का साथ दिया था। ठीक है साथियों, गिर सुमेर के युद्ध में इसने शेरशाह का साथ दिया। शेरशाह का साथ क्यों दिया? क्योंकि जेत कल्याणमल के पिता जेतसी के समय में मालदेव ने आक्रमण किया और जेतसी को मार दिया। इसका प्रतिशोध लेने के लिए शेरशाह सूरी का साथ दिया कल्याणमल ने गिर सुमेल के युद्ध में। भटनेर दुर्ग पर इसने अधिकार किया दोस्तों। भटनेर पर 1570 में नागौर दरबार में मुगल अधीनता स्वीकार की। अकबर के नागौर दरबार में मुगल अधीनता स्वीकार की इन्होंने। और ये प्रथम राठौड़ शासक थे दोस्तों, प्रथम इन्होंने अधीनता स्वीकार की। इनके पुत्र थे राय सिंह और दूसरा पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह को दोस्तों 1572 में जब उधर चंद्रसेन था, चंद्रसेन के ऊपर आक्रमण हो रहे थे, उस वक्त जोधपुर की गद्दी खाली पड़ी थी, तो इनको प्रशासक बनाकर भेजा गया 1572 में। और पृथ्वीराज राठौड़ को ये अकबर अपने साथ दरबार में ले गए। एक बहुत अच्छे कवि थे जिन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों। ठीक है साथियों, ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम राव राय सिंह के बारे में। 1570 में नागौर दरबार में ये अकबर की शरण में चले जाते हैं। और अकबर इन्हें 1572 में जब चंद्रसेन दर दर भटक रहा था, तो उस वक्त अकबर ने जोधपुर का प्रशासक बना देता है दोस्तों। 1574 में जब इनके पिताजी की मृत्यु रहती है, तो 1574 में अकबर ने इसको महाराजाधिराज की उपाधि प्रदान की। इसके महाराजाधिराज, सवाल अगर परीक्षा में आ जाए तो आपको याद रखना अकबर ने किसे महाराजाधिराज की उपाधि दी, तो वो कौन था? राय सिंह को। तो इसको शासक बनाया दोस्तों। राय सिंह ने जूनागढ़ का निर्माण करवाया और किले के दरवाजे पर जयमल फत्ता की मूर्तियां लगवाई तथा किले के अंदर राय सिंह प्रशस्ति का भी निर्माण करवाया। और दोस्तों अकाल राहत कार्य के दौरान अत्यधिक धन खर्च करने के कारण मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने का कर्ण भी कहा गया। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं राव कर्ण सिंह। ठीक है साथियों, राव कर्ण सिंह शाहजहां ने दक्षिण अभियानों में बहुत इन्हें काम लिया और बहुत इन्हें वीरता का परिचय दिया अपना दोस्तों। और मतीरे की राड़ एक बहुत विख्यात राड़ है दोस्तों, हमारे इतिहास में बहुत इसके पीछे कई कहानियां हैं। मतीरे की राड़ हुई दोस्तों, वो जाखनिया गांव में हुई थी, नागौर के पास में। नागौर और इसके बीकानेर के बॉर्डर पर वो जाखनिया गांव, जहां पर हुई थी। नागौर के शासक थे दोस्तों अमर सिंह, और किस किसके मध्य हुई? अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य मतीरे की राड़। ठीक है दोस्तों, मुगल उत्तराधिकार युद्ध में पहले तो दोस्तों ये तटस्थ रहे, लेकिन जब लगा कि औरंगजेब जीत रहा है, तो ये औरंगजेब के खेमे में चले गए और अपने दोनों पुत्रों पदम सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की ओर से भेज दिया दोस्तों। ठीक है, इन्हें जानगलदर बादशाह की उपाधि दी गई है, किसमें? शुक सप्तति ग्रंथ के अंतर्गत। और ये ग्रंथ किसने लिखा था? चिंतामणि भट्ट ने लिखा था। ठीक है, तो आगे याद रखना है, जानगलदर बादशाह की उपाधि किसे मिली? कान सिंह को। किसने दी? चिंतामणि भट्ट ने। किसमें दी? शुक सप्तति में। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी है साहित्य कल्पद्रुम नाम से, याद रखना आपको। कर्ण सिंह की पुस्तक कौन सी है? साहित्य कल्पद्रुम। इनके दरबारी हुए दोस्तों गंगानंद मैथिली। तो गंगानंद मैथिली ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी जैसी कृतियों का निर्माण किया दोस्तों। ठीक है साथियों, ये मारवाड़ के और बीकानेर के राठौड़ हो गए हमारे। ठीक है, हमने पढ़ लिए गोहिल वंश और राठौड़ वंश। अब हम पढ़ते हैं अगला